Hello students, welcome to Expansion Path Academy Day 3 of Economics Domain Classes. तो आज का स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आई जस्ट होप कि अभी तक के जो डे 2 के लेक्चर्स हैं वो आपने रिवाइज अच्छे से कर लिए होंगे. डे 3 में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आज कंप्लीट करके फिर इस पूरी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन करेंगे. तो अब बात करते हैं स्टूडेंट पीपीसी है क्या. अगर आप लास्ट लेक्चर को याद करो तो उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्राफिकल एनालिसिस करता है हर एक चीज का. क्योंकि हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं तो जिसकी वजह से हम एक टाइम पे दो ही वेरिएबल्स को एक साथ में स्टडी कर सकते हैं. तो उसी लिए आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक ग्राफ है जो इस बात की पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करता है कि अगर एक इकोनॉमी या प्रोड्यूसर के पास कुछ गिवन रिसोर्सेज हैं तो वो उन गिवन रिसोर्सेज के बेसिस पे दो गुड्स के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है बाय डिप्लॉइंग डिफरेंट लेबर ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स. राइट, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भाई वेडिंग की चीजें बन रही हैं और स्टेशनरी की चीजें बन रही हैं. 100 ही लेबर है तो मैंने कभी कुछ लेबर को शिफ्ट कर दिया वेडिंग में, कुछ को कर दिया स्टेशनरी में, तो कुछ आउटपुट आया. फिर मैंने कुछ लेबर को इस तरीके से क्या करते गए, मोबिलाइज करते गए. तो जिस हिसाब से हम मोबिलाइज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, अलग अलग आउटपुट बन के आएगा. राइट, तो उसी चीज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो पीपीसी इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स which an economy can produce with full and efficient utilization. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फुल्ली और एफिशिएंटली होना चाहिए. अगर मेरे पास 100 लेबर हैं तो मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा कि मैक्सिमम क्या कर सकता हूं मैं 100 के साथ. Right? Thus, any point on the PPC represents a combination of the two goods which an economy can potentially produce. If the economy operates on the PPC, there is full and efficient utilization of its given scarce resources and the available technology. Right? तो PPC के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे कि आप ये ग्राफ में देख रहे हो, तो कोई भी पॉइंट ऑन PPC लाइक पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F, ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ये शो कर रहा है कि एक इकोनॉमी के पास जितने भी लेबर थे उन्होंने सारे लेबर को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया और उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम वो क्या कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन. राइट, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पीपीसी है. अब अजम्पशंस, अभी ये टेबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि ये टेबल बनाते कैसे हाइपोथेटिकली. अब अजम्पशंस क्या है पीपीसी के वो देखते हैं. पहला, जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है. फिक्स क्यों मान रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि अजम्पशंस पे सारे मॉडल पढ़ेंगे बट उन अजम्पशंस को लेने की एक वैलिड रीजन होता है. अब वो रीजन क्या है उसको समझते हैं. रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है. फिक्स्ड रिसोर्सेज होने का मतलब क्या होता है, देखो लेट्स जस्ट सपोज कि आपने मुझे अपने प्रोडक्शन प्लांट पे बुलाया और आपने बोला कि सर हम ना दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं. एंड लेट्स जस्ट से आपने कहा सर मेरे पास ना 50 लेबर है और उस 50 लेबर से मैं शर्ट और ये वॉचेस प्रोड्यूस करवाता हूं. आप ना जरा अपने पीपीसी की हेल्प लेके मुझे ये बताओ कि मैं अपने रिसोर्सेज को अगर पोटेंशियली पूरा यूज करूं तो क्या क्या बना सकता हूं. मैंने कहा ठीक है. अब मैं आपकी कैलकुलेशन 50 लेबर के हिसाब से करने बैठा, मीनवेल आप एकदम से आके मुझे ये बोलते हो कि सर एक मिनट रुक जाओ, कुछ लेबर ना छुट्टी पे गए हुए थे और वो वापस ही नहीं आए हैं, तो अभी ना जो लेबर बचे 45 बचे. तो मैं जितना मॉडल बना रहा था वो पूरा मॉडल काट दूंगा क्योंकि मैं 50 के हिसाब से बना रहा था. अब आपने मुझे 45 बोल दिया, मैं 45 के हिसाब से अपना प्लॉटिंग करना शुरू हुआ. अब फिर मेरे पास आए, आपने बोला कि ऐसा है कि आप सर वो जो लेबर गई थी ना वो आ गई वापस और कुछ एक्स्ट्रा अपने साथ भी ले आई, तो सर अब आप एक काम करो 53 लेबर के हिसाब से बनाओ. अब मैं 53 के हिसाब से बना रहा हूं. तो स्टूडेंट्स आप एक बात सोच के देखो, अगर मैं ऐसा करता रहूंगा कि पहले 50 के हिसाब से बनाऊंगा, वो मॉडल काटूंगा, फिर उसी मॉडल को पूरा ना होने देने पे बीच में 45 पे बनाऊं, फिर 53 पे, तो ऐसे तो मॉडल कभी बन ही नहीं पाएगा. इसलिए आप रिसोर्सेस को जब तक वो मॉडल बन नहीं जाता तब तक फिक्स रखो. तो आपने 50 के हिसाब से वो मॉडल बना लिया. अब उसके अंदर अगर रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं तो हम उसके चेंजेस को दिखा सकते हैं, लेकिन मॉडल के बनते वक्त हम उसे क्या मान के चलेंगे, फिक्स, सो दैट मॉडल बन पाए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है
टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज, टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रहनी चाहिए आपकी, अनचेंज होनी चाहिए। अगेन सेम वही बात हो जाएगी, मैं आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पॉसिबिलिटी निकालूंगा। अब अगर आप मॉडल को बनते वक्त ही टेक्नोलॉजी को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर दोगे तो अगेन प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी अनचेंज होनी चाहिए। रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड, अगर आपने 50 लेबर बोला तो मैं 50 के 50 एज्यूम करूंगा कि मैं यूज करूं। उसके बाद एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब है कि सारे लेबर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेंगे, मैं तो यही एज्यूम करूंगा ना, ठीक है। नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, दस इफ रिसोर्स, अच्छा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट हमें ना ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से काफी आते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। वो कह रहा है कि कोई भी रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन में नहीं है सब गुड्स के। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मेरा जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है। अब क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, कॉमर्स से मैंने 11 12 भी करा है ना, तो अब एक बात समझो, अकाउंटेंसी तो मैंने पढ़ी हुई होगी, मैथ्स भी, मैं कॉमर्स विद मैथ्स था तो मैथ्स भी मैंने पढ़ी हुई है, पढ़ा हुआ मैंने सब कुछ है, लेकिन मेरी जो एफिशिएंसी है वो 2 सब्जेक्ट में ज्यादा आती है, विच इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अब अगर मैं अकाउंट्स पे शिफ्ट हो जाऊं तो टू सम एक्सटेंट मैं अकाउंट्स कर लूंगा, शायद पढ़ा लूंगा, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं आएगी मेरे अंदर, तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक रिसोर्स हूं जो शायद मल्टीपल काम कर सकता हूं, लेकिन मेरी एफिशिएंसी हर एक काम में बराबर नहीं आएगी। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है। आपने एक स्टेटमेंट शायद सुनी भी होगी, जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ वन। हो सकता है कि एक इंसान है जिसको काफी सारे काम की नॉलेज है, लेकिन फिर भी एक नीश आपका ज्यादातर देखने को ज्यादातर लोगों में एक ही नीश देखने को मिलता है, बाकी ठीक है रेयर पॉसिबिलिटीज को हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो दैट इज द आइडिया। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट मुझे ये बोले कि सर नहीं आप ही अकाउंट्स पढ़ाओ, होगा क्या कि मेरे को सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी मेरे को सारी चीजें आती है, सारे कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आते हैं। तो लेट्स जस्ट से 1 घंटा मुझे लग रहा है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स में, बट एट द सेम टाइम अगर मैं अकाउंटेंसी में शिफ्ट हो जाऊंगा तो मुझे वही काम करने के लिए शायद 3 घंटे लगे। पहले मैं खुद पढ़ूंगा, खुद पढ़ने के बाद फिर स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर उसमें भी अगर वो थोड़े से टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं स्टक हो जाऊंगा, फिर मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मेरी अगर एफिशिएंसी किसी काम में नहीं है तो उस काम को पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए उस काम से जिस काम में मैं ऑलरेडी क्या हूं, एफिशिएंट हूं। तो इसका मतलब है कि अगर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो जब तुम उन्हें एक यूज से दूसरे यूज में भेजोगे तो एफिशिएंसी कम होगी, और क्योंकि एफिशिएंसी कम होगी और तुम्हें आउटपुट सेम चाहिए तो तुम्हारा सेक्रीफाइस हमेशा ज्यादा होता है और गेन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी पीपीसी के इस वाली एजम्पशन की वजह से हमेशा क्या करता है, इंक्रीज। आप लोगों ने फॉर श्योर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एमआरटी जो होता है वो पीपीसी के केस में इंक्रीजिंग होता है। वो इंक्रीजिंग की जो स्टूडेंट कंडीशन है, रीजन है, वो है ये वाली अजम्पशन, मैं एफिशिएंट नहीं हूं तो अगर वो काम करूंगा ज्यादा समय जाएगा, जबकि गेन हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो गेन कांस्टेंट है, सेक्रीफाइस हमेशा ज्यादा है, इसकी वजह से एमआरटी क्या करता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास बात हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, है ना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं हमें, तो ये पॉइंट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन द पीपीसी कर्व? वो कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होगी वो पीपीसी कर्व पे होगी। आंसर आएगा, देखो इसमें अगर इसी चीज को मैं एक तरीके से और ऐड कर दूं, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन द पीपीसी कर्व? क्या प्रोडक्शन हमेशा पीपीसी कर्व पे ही होगी? तो उसके आंसर 2 बन जाएंगे भाई, यस और नो। हमेशा होगी नहीं, लेकिन हो सकती है ना। हमेशा होगी नहीं, हो भी सकती है। तो हमने क्या बोला भाई, यस है और नो है, मतलब पीपीसी के ऊपर भी प्रोडक्शन हो सकती है और पीपीसी के इनसाइड भी प्रोडक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीपीसी स्टूडेंट्स क्या है, पीपीसी है आपकी पॉसिबिलिटी, और मैंने अभी आपसे बात की कि हम पॉसिबिलिटी कौन सी लेके चलते हैं, मैक्सिमम। तो अगर मान लो मैंने आपका पीपीसी बनाया 50 लेबर के हिसाब से, और जो कंडीशंस मैंने एज्यूम करी आपने सेम अप्लाई करी, सेम, तो आपका जो आउटपुट है वो कहां पे आएगा, वो ऑन पीपीसी आ जाएगा। क्लियर है बात, है ना। लेकिन अगर मैंने तो 50 लेबर के हिसाब से अजम्पशन लेके पीपीसी बनाया था, बट आपने
इंप्लीमेंटेशन करते वक्त 48 लेबर को ही एम्प्लॉय किया, या लेट्स जस्ट से कि आपने 50 लेबर का मैंने अजम्पशन लिया था, बट आपने एम्प्लॉयमेंट देते वक्त, आपने करते वक्त आपके किसी लेबर ने उतना एफिशिएंटली काम नहीं किया। भाई अगर लेबर उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगी तो उस केस में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका पॉसिबिलिटी है वो इनसाइड पीपीसी आएगा। पीपीसी पे आने के लिए स्टूडेंट्स मैंडेटरी कंडीशन है कि रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाने चाहिए। अगर आपने रिसोर्सेज को फुली या एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, देन देयर विल बी अ पॉइंट इनसाइड योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसीलिए आंसर हमारा यस आ गया। इफ द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड on any point on the PPC, the scarce resources of the economy are fully and efficiently employed, so the potential production takes place in the economy, right? Okay, no, if the resources are underutilized or inefficiently utilized, तो हमें ये चीज याद रखना है कि या दोनों ही हो या दोनों में से कोई भी एक हो, तो क्या होगा, पॉइंट इनसाइड पीपीसी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको पहले एक टेबल रफली बताता हूँ कैसे हम बना सकते हैं, है ना। हमारे पास जगह कहाँ पे है, चलो मैं ये स्पेस यूज करके आपको रफली बताता हूँ कि पीपीसी का टेबल बनाया कैसे जा सकता है ना। हालांकि हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाले, पीपीसी टेबल बनाने को तो नहीं आएगा, बट स्टिल एक रफ ओवरव्यू, जस्ट क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि भाई गुड एक्स, गुड वाई, गुड एक्स, पीपीसी क्या शो करता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, है ना। और यहां हम लिख देते हैं एमआरटी। लेट्स जस्ट सपोज इकोनॉमी ने कॉम्बिनेशन ए की बात करी, अपने सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी ने लगा दिए गुड वाई की प्रोडक्शन में। अब गुड वाई बन गया 100। अब भाई सारे के सारे अगर वाई बनाएंगे तो एक्स कितना बनेगा, 0। बहुत क्लियर सी बात है। अब स्टूडेंट एक बात यहां ध्यान रखनी है कि ये जो 100 में लिखा है हाइपोथेटिकल फिगर है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही बना लोगे। अब बी पॉइंट, कोई भी इकोनॉमी एक्सट्रीम एंड्स पे तो काम करेगी नहीं कि x 0 कर दे y 0 कर दे। तो इकोनॉमी ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, x को थोड़ा बढ़ाते हैं, y को कम करते हैं। अब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि x को बढ़ाने के लिए मुझे y कम करना पड़ेगा। क्यों, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ये बात हम आपको अपने जहन में बिठा लेनी है इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो अगर x को बढ़ाना है तो y को कम करना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप ये देखो कि मैं x को बढ़ाने के लिए y कम कर रहा हूं, कैसे वो आगे क्लियर करूंगा। मैंने इसको कम कर दिया, ये बढ़ गया, ठीक है। इसको मैंने कम कर दिया, ये बढ़ गया। कॉम्बिनेशन सी में मैंने इसको कम कर दिया, ये और बढ़ गया। कॉम्बिनेशन डी में मैंने इसको कम कर दिया, ये और बढ़ गया। कॉम्बिनेशन ई के अंदर ये हो गया। फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान देना है कि लगातार x बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार y कम होता जा रहा है। समझ में आ गई ये बात। ये क्यों किया हमने, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो यहां से पहला पॉइंट आपको मिल गया कि पीपीसी को बनाते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अगर x को इंक्रीज करना है तो y को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से x और y में रिलेशनशिप कैसा आ गया स्टूडेंट्स, एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। अब ये बात अगेन, मैंने एक बात आपको लास्ट लेक्चर में डे 2 में समझाया था मार्जिनल के बारे में कि इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई मार्जिनल देखो तो कंफ्यूज ही नहीं होना, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स हमेशा। अब एक और बात बता रहा हूं, जब भी आप इकोनॉमिक्स में ये देखो कि दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बात इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये बात क्योंकि मैथमेटिकल है तो ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। तो जब दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो उनका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। तो इकोनॉमिक्स में अगर कभी भी आप कोई ग्राफ डाउनवर्ड देखो तो उसको इमीडिएटली समझ जाना कि x और y जो वेरिएबल लिए गए हैं इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, लेट्स सपोज आपके एग्जाम में कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट आपने रीड नहीं किया, लेकिन ये तो आपको पता नहीं कि अगर डाउनवर्ड ग्राफ होगा तो भाई x और y में रिलेशनशिप कैसा आना है, इनवर्स। बस इसको दिमाग में ढालो ताकि 1 मार्क का क्वेश्चन आसानी से टिक हो जाए। तो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। यहां से हमें पीपीसी की एक प्रॉपर्टी मिल गई स्टूडेंट कि पीपीसी जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें अगर रीजन पूछा जाएगा कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है, तो पीपीसी के डाउनवर्ड होने के पीछे रीजन है रिसोर्सेज आर
limited. So more of one good can be only produced by sacrificing or taking away labor from the production of other good. Right? चलो, तो ये तो हमने समझ लिया. अब हम समझते हैं दूसरी बात कि सर ये कैसे कम हुआ, किस तरीके से, और ये किस तरीके से बढ़ा. स्टूडेंट्स, अभी हमने एक assumption पढ़ी थी कि एफिशिएंसी दोनों में बराबर नहीं है, तो अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. ठीक है, और क्योंकि एफिशिएंसी बराबर नहीं है तो जब मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो ज्यादा करना पड़ेगा अगर मुझे आउटपुट का लॉस नहीं चाहिए. आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमिक्स को कराने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन वही 1 घंटे का जो आउटपुट है मैं चाहूं अकाउंट्स में बना दूं तो उसके लिए मुझे बैक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और मुझे शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे सेम आउटपुट देने के लिए. राइट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, 10 लेबर सेक्रीफाइस करी तो मुझे 10 यूनिट का गेन हुआ. यहाँ पे 10 यूनिट सेक्रीफाइस हुई तो यहाँ पे 10 यूनिट का गेन हुआ. अगली बार मुझे और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस कितना हुआ, 20, जबकि गेन कितना हुआ, 10. फिर सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा, और ज्यादा, तो कितना सेक्रीफाइस हुआ यहाँ पे आपके पास 30, गेन कितना हुआ 10. फिर आपको और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो कितना सेक्रीफाइस किया, 40, गेन कितना हुआ 10. तो यहां से क्या आ गया, 1:1, 2:1, 3:1 and 4:1. That simply states कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और क्योंकि आपका एमआरटी इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या बनेगा, कॉन्केव टू दी ऑरिजिन. राइट? वरना जनरली होता क्या है कि हमें आदत होती है, कॉन्केव में भी हम यही रीजन लिख देते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसकी वजह से कॉन्केव बनता है. डाउनवर्ड में भी हम यही रीजन लिख देते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो डाउनवर्ड बनता है. नहीं, डाउनवर्ड बनता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉन्केव बनता है क्योंकि आपका एमआरटी क्या करेगा, आपका एमआरटी इंक्रीज करना शुरू करेगा. राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एग्जाम का 1 मार्क का क्वेश्चन एक और, अगर मेरा एमआरटी डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर एमआरटी इज व्हाट, स्लोप, तो अगर स्लोप अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो ग्राफ भी तो चेंज हो जाएगा. तो अगर एमआरटी डिक्रीज करेगा तो पीपीसी कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स. 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना है. और अगर मेरा एमआरटी कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन. तो पीपीसी पूरी तरीके से कैसा बनेगा वो स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे. तो जैसा मेरा एमआरटी होगा वैसा मेरा पीपीसी होगा. आई जस्ट होप आपको ये बात क्लियर हो गई. ये टेबल भी कैसे बनाना है, आप कोई भी वैल्यू लो, बस यू नीड टू जस्ट इंश्योर कि बार बार सेक्रीफाइस ज्यादा होगा. अगर पहले आपने 2 सेक्रीफाइस किया तो फिर अगली बार 3 करो, 4 करो, 5 करो, फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा करो, उसके बाद उससे ज्यादा करो. जबकि गेन का पैटर्न शुड बी कांस्टेंट. गेन क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट. तो यहां से हमें 2 पीपीसी के फीचर भी क्लियर हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गए. चलो अब आगे मूव करते हैं. अब हमारे पास देखो क्या रखा है कि कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन. क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास एमआरटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आपका पीपीसी कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. जैसे कि यहाँ पे देखो है 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1. अब ये सोच के देखो ऐसा कब हो सकता है कि जब आपका जो गेन और सेक्रीफाइस जो है वो बराबर हो जाए, जब मेरी एफिशिएंसी दोनों में बराबर हो. लाइक अगर मैं एज्यूम करूं कि भाई मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों में एक जैसी एफिशिएंसी रखता हूं, तो जितने आवर्स मैं यहां से सेक्रीफाइस करूंगा उतने ही आवर्स मुझे वहां देने पड़ेंगे फॉर द सेम आउटपुट. तो अगर लेबर की एफिशिएंसी दोनों में बराबर है तो जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उतना ही उसे गेन होगा. तो इसकी वजह से पीपीसी क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा. और वो कह रहा है कि अब बात करते हैं पीपीसी के शिफ्ट की. अब शिफ्ट इन पीपीसी क्या है, रुको यहां जगह ना पापा थोड़ी सी, ठीक है. अब देखो पीपीसी तो हमने बना लिया कि भाई 50 लेबर थे, 50 लेबर से 2 चीजें बनवानी थी, एक शर्ट बनवानी थी और एक वॉचेस बनवानी थी. तो शर्ट और वॉचेस के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमने वो चीज बनवा दी. दैट इज फाइन, वो तो ओके हो गया. अब मैंने आपको क्या बोलता कि एक बार मॉडल बन जाए, पीपीसी का मॉडल बन जाए, तो उसके बाद हम रिसोर्सेस को बढ़ा और घटा सकते हैं उसके बाद, है ना. तो इसी वजह से हम पढ़ेंगे अब कैन द पीपीसी कर्व शिफ्ट. क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है. तुम्हारे पास 50 लेबर थे, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन तुम्हारे पास 60 लेबर आ गई. भाई 60 लेबर आने का मतलब तो क्लियर हो गया ना कि आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो भाई अगर मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा
पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक केस में अज्यूम करके चल रहा हूं कि लेबर कितनी रह गई 40 ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन कि अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गई, कोई भी रीजन की वजह से रिसोर्सेज जो है वो हमारे खराब हो गए, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है मैं एक्स भी ज्यादा बना पाऊंगा और वाई भी ज्यादा बना पाऊंगा, तो मतलब मेरी मूवमेंट एक्स पे भी हो जाएगी और वाई पे भी। आप समझ रहे हो ना, 50 लेबर थे, लेबर 50 से बढ़ के 60 हो गए, रिसोर्सेज ही बढ़ गए। तो जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो तुम एक्स की प्रोडक्शन भी ज्यादा कर पाओगे, वाई की प्रोडक्शन भी ज्यादा कर पाओगे, अज्यूमिंग दैट कि रिसोर्सेज दोनों के लिए बढ़े हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा, मेरा पीपीसी कहां, वाई भी बढ़ गया और लेट्स जस्ट से इसी तरीके से एक्स भी बढ़ गया, है ना। तो अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो पीपीसी कहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइटवर्ड। तो जब रिसोर्सेज दोनों के लिए इंक्रीज करेंगे तो पीपीसी कहां जाएगा स्टूडेंट्स, राइटवर्ड जाएगा, राइट। उसी हिसाब से अगर रिसोर्सेज मेरे पास कम हो गए तो पीपीसी कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड। अगर मेरे पास रिसोर्सेज एक्स और वाई दोनों के लिए कम हो गए तो पीपीसी कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे रखा है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है, घुमा के पूछेगा ना वो। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर स्टूडेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो उससे रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब आप इस चीज को ऐसे सोच के देखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, स्मार्ट बोर्ड आ गया, इंटरनेट आ गया, है ना, कैमरास निकल के आ गए, अच्छी बैंडविड्थ है, तो मैं यहां दिल्ली टैगोर गार्डन में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं एंड आई जस्ट डोंट नो कि आप में से कितने लोग कितनी दूर बैठे हुए इन वीडियोस को एक्सेस करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो मेरा पोटेंशियल बढ़ गया आप लोगों को पढ़ा पाने का, वरना फिर क्या होता है, ये क्लासरूम की जितनी स्ट्रेंथ है उतने में ही मुझे पढ़ाना पड़ता आप लोगों को, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इंप्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या करता है, आपको एनेबल करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में आपके पोटेंशियल को पुश करने में, जिसकी वजह से पीपीसी क्या जाता है, राइट पर जाता है, राइट। और उसी का अपोजिट आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। अगर टेक्नोलॉजी डिप्लीट हो जाए, मतलब डिग्रेड हो जाए, तो उस केस में जाहिर सी बात है मैं कम बना पाऊंगा, राइट। तो मतलब मेरे पास पीपीसी का शिफ्ट आ सकता है दो रीजन की वजह से, दो तरीके से पहले समझते हैं, एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड। अब इसमें रीजन क्या है, रिसोर्सेज दोनों के लिए बढ़ना या टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना, रिसोर्सेज दोनों के लिए कम होना या टेक्नोलॉजी का ऑब्सोलीट होना, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये तो रिवीजन वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं आपको और समझाना चाहूंगा, एक रोटेशन वाला पॉइंट भी होता है जो यहां मेंशन नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूं। रोटेशन स्टूडेंट्स पीपीसी में होती है या तो एक्स पे या तो वाई पे। रोटेशन का मतलब है, लेट्स जस्ट सपोज कि भाई किसी तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ लेकिन वो पर्टिकुलरली एक ही चीज में हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ लेट्स जस्ट सपोज एक्स में हुआ तो सिर्फ एक्स विल मूव आउटवर्ड, रोटेट आउटवर्ड, या फिर डिग्रेड हुआ तो सिर्फ एक्स क्या करेगा, इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगा। तो ये आपका हो गया रोटेशन, राइट। लाइकवाइज ऐसा ही तो वाई में भी हो सकता है, अगर सिर्फ y के लिए चेंजेस आए तो y आउटवर्ड जाएगा, सिर्फ y के लिए कम हो गया तो y सिर्फ इनवर्ड आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया रोटेशन। तो पीपीसी का रोटेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, पीपीसी का रोटेशन बहुत सिंपल है कि जब या तो सिर्फ x में चेंजेस आए या तो सिर्फ y में चेंजेस आए, सो दैट इज कॉल्ड रोटेशन इन पीपीसी। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो डे 3 में हमने अपना पीपीसी भी कंप्लीट कर लिया, डे 1 में हमने स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंप्लीट किया था, डे 2 में हमने बात की थी इकोनॉमिक सिस्टम की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की और एमओसी की। डे 3 में स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, पीपीसी की। इससे ये हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इस यूनिट से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। आई जस्ट होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। प्लीज अपने साथ में जो भी और स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी की, आप उन लोगों को शेयर करें
और कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में आपको फर्दर हर एक चीज का, प्रीवियस वीडियोस का और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे उन सब का लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।